हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि 1 से 2 दिन क्लास नहीं आई, अब कंटिन्यू क्लास मिलेगी। क्या है कि जो आप लोगों की डेट है, जो हमारे साथी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के हैं, सेकेंड सेमेस्टर की डेट जो एक्सपेक्टेड डेट निकल के आ रही है वो 13, 14, 15। 13, 14, 15। फिर बीच में संडे पड़ रहा है क्योंकि ये जो पीएनपी है इसका एक पैटर्न चला है कि उसको सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर के बाद बीच में एक संडे चाहिए। उसके बाद फिर पेपर उसको लेना है। तो 13, 14, 15, 16 को संडे पड़ रहा है और 12 को रविदास जयंती पड़ रही है, इसलिए नाप तो 12 से शुरू हो सकता है और 16 को भी नहीं जा सकता है। तो 13, 14, 15, इसके बाद संडे पड़ रहा है 16 को, फिर 17, 18, 19। तो 13, 14, 15 मान के आप एक्सपेक्टेड तैयारी करें और मान के चलिए कि पेपर आपका हो जाएगा। तो फिर अगर हम 13 मान के चल रहे हैं तो हमारे पास तो समय अब बचा नहीं है। समय 13 अगर हम मान के चलेंगे तो 13 दिन उधर, 13 क्या 12 ही समझें क्योंकि 13 को पेपर है आपका, और 25 और 6 दिन इधर, यानी 12 और 6 18 दिन, टोटल आप 15 दिन तैयारी कर सकते हैं। 15 दिन आपको तैयारी करनी है, 7 पेपर आपके पास है। अब आप डिसाइड कर लें कि आपको कैसे तैयारी करनी है। हमारी तो एक सलाह है कि आप प्रीवियस ईयर बिल्कुल, जैसे कहते हैं नहीं, चार्ट डालिए। प्रीवियस ईयर अगर चार्ट डालेंगे आप तो बैक नहीं लगेगी। जो साथी तैयारी नहीं किए हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए बता रहा हूं। जो पढ़ रखे हैं वो तो रिवीजन बोर्ड में चले गए होंगे, लगातार अपना रिवीजन 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 कर रहे होंगे, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो साथी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो प्रीवियस ईयर उठाइए और लगातार पवन राजन सब खत्म कर दीजिए। हम पवन राजन और अग्रवाल, वाईसीटी, विद्या क्वेश्चन बैंक, सब आपको यहीं पे प्रीवियस ईयर और नए क्वेश्चन जो उनके बनने वाले हैं, अगर इतना आपने कर लिया तो 90% आप मान के चलिए कि 90% आपके हो गए। हम पवन सीरीज, ओ सॉरी, राजन सीरीज की पूरी एमसीक्यू डाल चुके हैं। ये है पवन सीरीज। पवन सीरीज की एक वीडियो हम डाल चुके हैं, 41 क्वेश्चन हमने करवाया था। अब हम 42 से लेके और जितनी इसकी एमसीक्यू बनने वाली हैं सारी एमसीक्यू इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पे हम क्विक, जो भी कोई अपडेट आती है तो क्विक अपडेट हम टेलीग्राम पे देते रहते हैं, क्योंकि हर टॉपिक पे वीडियो बनाई जा नहीं सकती है। तो जितनी भी टॉपिक्स होती हैं या फिर जितनी भी अपडेट्स आती हैं हम तुरंत टेलीग्राम पे अपने अपडेट कर देते हैं। पीडीएफ भी वहीं देते हैं, क्विज भी वहीं देते हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहाँ पे आप क्लिक करके सीधा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात इन सब की पीडीएफ की, सारी पीडीएफ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोई भी क्लास का या भी किसी भी कोर्स का अभी आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है। किसी भी कोर्स के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये मेरी पर्सनल सलाह है। और जहाँ तक हमने पढ़ के एग्ज़ाम दिया था जब, तब की बात बता रहा हूँ, किसी भी कोर्स से कोई नहीं फंसता है। और सब प्रीवियस ईयर या इतने फ्री कंटेंट पड़े हैं यूट्यूब पे कि आप फ्री कंटेंट से आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या ज़रूरत है किसी का कोर्स लेके बाउंडेड होना कि हमने कोर्स लिया, ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री कोर्स पढ़े, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी मैथ्स की क्लास, अच्छी साइंस की क्लास, अच्छी हिंदी की क्लास सब प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस मांग आपसे क्या रहे हैं, एक सब्सक्राइब और चैनल को लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पे। 41 क्वेश्चन हमने एंड कर दिया था, 42 से हम लोग शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सब खत्म हो जाए आज। शुरू करते हैं अपना 42 नंबर क्वेश्चन। क्या है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन कि 16, 16, 32 एंड 64, क्या 16, 32 एंड 64 का हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा निकालना है। हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 8, 16 और 32 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 4, 8 और 16 आ गया। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से ही कटेगा, 2 एकम 2, 1 2, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 1। ये है आपका बेसिक मेथड। ठीक है, इसका हम एलसीएम लिखेंगे
उसके बाद आपको एक तरीका और बताएंगे, क्या है इसका, 2 कितनी बार, 3 3 6 बार, ठीक है। तो 3 और 3 6 बार, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, कितना एलसीएम आया इसका, 64 आया। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो लघुत्तम संख्या जो जितने भी नंबर दिए हो सबसे डिवाइड हो जाए। तो जो इसमें लघुत्तम संख्या है हमारी 64, तो जो हमारी इसमें लघुत्तम संख्या है, जैसे 64 क्या है, एक लघुत्तम संख्या मान ले रहा हूं, और 64 में देख रहे हैं सबकी टेबल जा रही है, हाँ, 16 चौके 64, गुणे 4, 32 दूना 64, गुणे 2, और 64 एकम 64, गुणे 1। मतलब जो इसमें सबसे छोटी संख्या होगी वो 64 या 64 होगी, जिसमें सबकी टेबल जा सकती है। समझ में आया आपको, इसका एलसीएम क्या हो गया, 64 हो गया। समझ में आ रहा है, दबा के चैनल लाइक करिए धांसू सर के स्टाइल में। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक समीकरण दिया है, क्या समीकरण, 1.5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0.5y। क्या करना है हमें, इसमें हमें y का मान फाइंड y, हमें y फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, y को एक तरफ कर लेंगे और नंबर को एक तरफ कर लेंगे, मतलब चर राशियों को एक तरफ, अचर राशियों को एक तरफ कर लेंगे। चर राशियां हमारे पास क्या है कि 1.5y और ये इधर आ जाएगा माइनस 0.5y, हो गया, इज इक्वल टू, ये 7 था उधर जाएगा पॉजिटिव में जाएगा, इससे ये घटेगा तो क्या बचेगा, खाली y बचेगा। y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 7 आ गया। क्या आ गया, y इज इक्वल टू हमारे पास 7 आ गया। आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा 12 नंबर हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ, एक चीज आपको कहूंगा कि आप जो ये इसकी आंसर है, आंसर पे ध्यान मत दें, इसके आंसर गलत हो सकते हैं, गलत हैं, कई गलत हैं, और आप सोल्यूशन पे ध्यान दें। सोल्यूशन आपको सही रहेगा तो आपके आंसर ऑटोमेटिक सही आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक ब्रैकेट में y एक्स जेड, एक ब्रैकेट में z माइनस एक्स वाई और x माइनस वाई जेड। इसको क्या करना है, हमें इनको हमें हल करना है। क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। लास्ट में मुझे क्या प्राप्त होगा, अगर हम यहां पे y है बाहर, अगर यहां पे बाहर y है तो हम y से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, y से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसको y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y और z, ठीक है। फिर y से कराएंगे तो माइनस x और y हो गया, प्लस के साथ प्लस zx, क्या हो गया, zx माइनस zy, पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव चलेगा, xy माइनस एक्स जेड। अब हम देखेंगे कोई प्लस माइनस आपस में होंगे तो कट जाएंगे। जैसे यहां पे क्या था, माइनस एक्स वाई, और यहां पे क्या था, प्लस एक्स वाई, कट गया। यहां पे क्या था, वाई जेड पॉजिटिव में और यहां क्या है, निगेटिव में, ये दोनों कट गया। बचा क्या, यहां पे जेड एक्स और यहां पे एक्स जेड, मतलब सारे के सारे आपस में क्या हो गए, कट गए। बचा हमारे पास क्या, जीरो। क्या बचा, जीरो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 45 है, उसका आधार कितना है, 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की संगत ऊंचाई याद करें। देखिए हमने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत बार बताया है, फिर बता रहा हूं, जितने सवाल मिल रहे हैं उतनी बार आपको क्षेत्रफल बता रहा हूं कि अगर आप सुनते रहेंगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या, हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या, बेस मतलब आधार, हाइट मतलब ऊंचाई। क्या दिया है, ये 45 दिया है, और ये क्या है, 1/2 के साथ हमें क्या दिया है, आधार 15 दिया है, ऊंचाई हमें निकालनी है। ठीक है, अगर हम ये करेंगे तो ये 45 हो गया और ये क्या हो गया, 15h/2। अगर हम 2 से इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15h बराबर 90। क्या हो गया, 15h बराबर 90। अगर हम h बराबर निकालेंगे तो 15 से 90 काटेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया। मतलब जो इसकी हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। समझ में आया,
ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सा हो गया। समझ आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है √2, √4, √0.4, √0.2 में परमीय संख्या के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। परमीय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बट एक कंडीशन है, q इज इक्वल टू नॉट जीरो। q जो होगा वो जीरो नहीं होगा। q मतलब q कहां पे आएगा? q हर में आएगा। क्या आएगा? देखिए यहां पे समझ लीजिए, जो साथी या जो भाई बहन हमारे हैं उनको थोड़ा कंफ्यूजन होंगे। इसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर और इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ये होता है न्यूमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर अंग्रेजी वाले भाइयों के लिए। इसी को हम लोग p भी बोलते हैं और इसको q बोलते हैं। तो जो ये q है ये जीरो नहीं हो सकता कभी भी। जैसे हम 1/0 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये कोई परमीय संख्या नहीं है, ये परमीय संख्या नहीं। हाँ, जो इसका अंश होगा वो जीरो हो सकता है, 0/4 या हम ये सब लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर जीरो कभी नहीं कर सकते हैं, न्यूमिनेटर जीरो हो सकता है। समझ में आया? तो जो हमारे पास यहां पे है √2, हम जब इसका मान निकालने जाएंगे तो हमें मान पॉइंटों में आएगा, जो परमीय संख्या नहीं हो सकती क्योंकि वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, √4 का जब हम मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा ना हमारे पास। देखिए √रूट से हम लोग बाहर कैसे ला सकते हैं? जैसे हमारे पास √4 है, हम इसमें क्या नंबर बाहर ला सकते हैं? √रूट का मतलब होता है घात 2। क्या? घात 1/2। मतलब अंदर से अगर 2 चीज है तो 1 बाहर आ जाएगी। मतलब यहां पे 2 बार 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा और √रूट खत्म हो जाएगा। समझ में आया? अगर हम 2 निकालें, 2 एक परमीय संख्या है, क्यों? 2 के बटे 1 कर सकते हैं। इसका देखिए, एक नंबर का कोई डिनोमिनेटर नहीं है अगर, तो उसका डिनोमिनेटर 1 ऑलरेडी होता है। मतलब एक संख्या दी है, उसके हर के बारे में नहीं बताया गया है, तो हर हमेशा 1 होता ही होता है। समझ में आया आपको? समझ आया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? √4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि 33.328, क्या 33.328 में 2 का स्थानीय मान बताएं। अब देखिए 2 का स्थानीय मान मतलब पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे है ना, तो पॉइंट के बाद हम 2 नंबर, एक जीरो लगा देंगे, दूसरा नंबर हमारा ये हो गया। पॉइंट के बाद जब हम निकालेंगे स्थानीय मान तो पॉइंट के साथ ही चलेगा वो। ये आप नोट रखिएगा, याद रखिएगा। इसका क्या हो गया? सा नंबर हो गया 0.02। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 की घात x + 1 इज इक्वल टू 16 में x की मान, में x का मान, क्या? में x की मान वैल्यू बताना है। देखिए ये 2 है, इसका मतलब बेस, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, ये क्या होता है? उसका घात होता है। क्या होता है? घात होता है। ठीक है, या पावर होती है, इंग्लिश में पावर बोलते हैं। देखिए अगर बेस इक्वल है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 3x, तो 2 बेस बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर 5, यानी x बराबर 5/3। ठीक है, समझ में आया? वही चीज हम यहां करेंगे। ये 2 की बेस से है तो इसको भी 2 की बेस में ले जाएंगे। तो 2 के बेस में क्या करेंगे? इसको 16 का टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर x + 1 बराबर 2 की पावर 4। 2 बेस छूट गया, क्या हो गया? x + 1 इज इक्वल टू 4, यानी x बराबर, ये उधर गया, प्लस में था तो माइनस में हो गया। x बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। क्या हो गया? x बराबर 3। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बा में है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन। क्या करना है? सरलीकरण करना है। क्या करना है? सरलीकरण करना है। सिंप्लीफिकेशन से आपको हर सेमेस्टर में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में भी मिला होगा, सेकेंड सेमेस्टर में भी मिल रहा है, थर्ड फोर्थ हर सेमेस्टर में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मिलेगा। इस बार आप लोग ये करिए, हम सिंप्लीफिकेशन की एक अगली, जब थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पहुंचेंगे तो हम मैथ्स को बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक से शुरू करके चैप्टर वाइज खत्म करेंगे। क्या है इसमें? जो हमें क्वेश्चन क्या दिया है? 1/8 दिया है ना, -3/8 और +2/8 डिवाइड 1/4 और का
1/2। देखिए एक वो बता दे रहा हूं आपको, यहाँ पे स्टार लगा के लिख लीजिए। सबसे पहले हम का को हल करते हैं। किसको? का को सॉल्व करते हैं। का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। का मतलब अलग से मल्टीप्लिकेशन होता है, ये नोट रखिएगा। इसके बाद हम सबसे पहले समीकरण में भाग देखते हैं, फिर गुणा देखते हैं, फिर प्लस देखते हैं और फिर माइनस देखते हैं। ये ऑर्डर होता है, ठीक है। इसी ऑर्डर में हमारे सवाल सॉल्व होंगे, इसी ऑर्डर में हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/8 माइनस 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 और डिवाइड 1/4, और ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 1/2 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 और डिवाइड 1/4 गुणे 1/8 यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3/8 प्लस 2/8 गुणे 8/1, 8 से 8 आपस में क्रॉस में कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/1 हो गया। 8 हम इनका एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम लिए तो क्या हो गया? 1 माइनस 3 माइनस 16, क्या हो गया? 1 माइनस 3 प्लस 16। अब ये प्लस आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 17। 17 माइनस 3/8 यानी 14/8। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना आया? 7/4। किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सा में मिल रहा है। किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सा में मिल रहा है। सिंप्लीफिकेशन बहुत ध्यान से करिएगा, एक भी साइन आप गलत करेंगे तो पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा, आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा और आप ऑप्शन में मिल भी जाएगा, आप टिक करके चले आएंगे लेकिन आपका नंबर 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। आप मतलब सिंप्लीफिकेशन में मैथ्स की बेनिफिट्स आप टीचर बनने तक आपका साथ नहीं छोड़ेगी और टीचर बनने के बाद भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आप प्राइमरी में पढ़ाएंगे, 5th क्लास तक के लड़कों को फ्रैक्शन आपको पढ़ाना पड़ेगा, फ्रैक्शन में सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करवाना पड़ेगा। मतलब आप अभी से इसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, 50 नंबर क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाएं क्या है? एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं क्या है? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज क्या होगा? अगर हम एक त्रिभुज बनाएं, ऐसे बनाएं, ये 2 सेंटीमीटर मान लिए, ये 3 सेंटीमीटर मान लिए और ये 5 सेंटीमीटर मान लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक भी भुजा इसकी आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया? समबाहु विषमबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? विषमबाहु। समबाहु वो होते हैं, जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा आपस में बराबर है, 2 2 2, ये क्या हो गया? समबाहु हो गया। समकोण आप लोग जानते होंगे, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। अधिक कोण क्या होता है? 90 से अधिक हो, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए इसका आंसर गलत दिया है, तो त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज संभव नहीं है। लेकिन हां, इसका त्रिभुज क्यों नहीं संभव है कि देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है हमसे, गलती क्या है? त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो उसकी 2 छोटी भुजाओं हैं, लिख लीजिए 2 छोटी भुजाओं का योग, 2 छोटी भुजाओं का योग या तो जो तीसरी सबसे बड़ी भुजा होगी, जैसे ये 2 है, 2 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज संभव नहीं है, असंभव है। मतलब हम त्रिभुज जो सबसे बड़ी बात है कि जो 2 छोटी भुजाएं होती हैं उसकी, जैसे मैंने एक त्रिभुज ले लिया, इसकी भुजा 3 4 और 5 है, तो जो इनकी 2 छोटी भुजाएं हैं, इनका योग हमेशा इससे अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा इससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। समझ आया? ये त्रिभुज संभव नहीं है, इसका ऑप्शन ये सही है, ये गलत है, ठीक है, ये सही है। समझ आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित कर देता है तो उस व्यंजक को कहा जाता है, उस व्यंजक को क्या कहा जाएगा? तो उस व्यंजक को समावर्तक व्यंजन कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा? समावर्तक व्यंजन कहा जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 9 12 और 18, क्या 9 12 18 क्या करना है मुझे?
इसका लघुत्तम बताना है। क्या करना है? इसका लघुत्तम बताना है। क्या करना है? इसका लघुत्तम बताना है मुझे। ठीक है, 9, 12 और 18 का लघुत्तम अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से काटेंगे, 9, 6 और 9, फिर 2 से काटेंगे, 9, 3 और 9, फिर हम 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से काटेंगे, 1, 1, 1। क्या आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। इनका एलसीएम क्या हो गया? 36 हो गया, 36 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 9 के अपवर्तक क्या है? 9 के अपवर्तक। 9 का अपवर्तक मतलब क्या होता है? मतलब उसका गुणनखंड, मल्टीफिकेशन। अपवर्तक मतलब मल्टीफिकेशन या गुणनखंड। 9 के अपवर्तक क्या होंगे? तो 9 की हम टेबल पढ़ना शुरू कर देंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। ये सब क्या हो जाएंगे? उसके अपवर्तक हो जाएंगे। हमें और कहीं नहीं मिल रहा है। 9 एकम 9, 18, 27 मतलब एक 9 का अपवर्तक नहीं है। तो क्या हो गया इसमें? 9 दूनी 18, 27 और 36 ये क्या हो गए? इसके अपवर्तक हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? हमने आपको ऊपर ही बताया था, ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आया था। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। ठीक है, 1 क्या है? तो 1 क्या है? एक ना तो भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के लिए हमें क्या होना चाहिए? 2 गुणनखंड होना चाहिए। 1 का 1 ही गुणनखंड है। ना ये सम संख्या है, सम संख्या भी नहीं है। तो क्या है? ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर क्या होता है? अगर हम क्रमागत 2 लिखें, जैसे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, इनका अंतर क्या आया? 2 से 3 घटा तो क्या आया? 1 आया ना। इनका अंतर कितना होता है? 1 होता है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही वीडियो के लिए और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं प्यार से। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? हमने आपको क्या बताया? नेचुरल नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है? इनफाइनाइट तक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या ये हो गई। ये क्या हो गई? परमीय संख्या होगी। ये भी परमीय संख्या होगी और ये एक परमीय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या लगभग सेम होती हैं। पूर्णांक ऋणात्मक की बात किया है, मतलब आगे माइनस होना चाहिए। समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या है? क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अगर हम शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो 0/1 यानी 1/0 ये कोई परमीय संख्या ही नहीं, ये तो इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया? इसका नहीं होता है। आगे चलते हैं। -1 और 1 के बीच कितनी परमीय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? हमने आपको पहले बताया, इन सब के बीच, किसी भी नंबर के बीच के हम लोग अनगिनत या अनंत परमीय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब 2 अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? अगर 2 अनुपात समान हैं, जैसे हमने बोला 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो ये क्या हो गया? 1/2 समानुपात 1/2। ये क्या हो गया? आपस में समानुपात होते हैं। क्या होते हैं? समानुपात होते हैं। इनको हम लोग प्रपोर्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन अपना है 64 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है हमारा? तो 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? समानुपाती पद। जैसे ये क्या लिखा है? 20/30 समानुपात 60/90। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? बाह्य पद हो गए। एक प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? बाह्य पदों का योग इज इक्वल टू आंतरिक पदों का योग। बाह्य पद क्या हो गए? ये दोनों हो गए। तो ये क्या हो गया? 20 × 90 बराबर क्या होता है? 1800। क्या हो गया? 1800। 90 दूना 180, 1800। वहीं आंतरिक पदों का योग
क्या होता है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, मतलब ये अनुपात समानुपात सही लिखा है। तो ये दोनों क्या हो गया, बाह्य पद हो गया, ये दोनों आंतरिक पद हो गया। क्वेश्चन में क्या देखा है, 20 और 60 मध्य पद है, 20 तो बाह्य पद है, 60 मध्य पद है, मतलब ये गलत हो गया। 30 और 90 बाह्य पद है, नहीं, 30 क्या है, मध्य पद है और 90 वाह्य पद है, ये भी गलत हो गया। 20 और 30 वाह्य पद है, नहीं, 20 और 30 क्या है, एक समानुपात पद है। तो क्या हो गया, 30 और 60 मध्य पद है, क्या है, 30 और 60 मध्य पद है। समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25, 75, 500, 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में क्यों नहीं है। हमने प्रॉपर्टी क्या बताया कि बाह्य पद, जैसे इसको हम लिख भी लें तो क्या हो गया, 25/75 समानुपात 500/1000 हो गया। हम इसको बाह्य पद को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 25 × 1000 कर लिया, और 75 × 500, दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, 25,000 हो गया। ठीक है, और इसको करेंगे तो 50 25 और 5 7 35 और 2 37, ये कितना हो गया, 37,500। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर नहीं हो रहे हैं, मतलब ये समानुपात नहीं बन सकते। क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य बराबर मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। क्या होगा, जो बाह्य पद है उनका गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों समानुपात में नहीं आएंगे। क्या होंगे, समानुपात में नहीं आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं थोड़ा ध्यान से कि 6 और 54 क्या है, 6 और 54 का मध्यानुपाती बताना है। क्या करना है, मध्यानुपाती बताना है मुझे। अगर हमें मध्यानुपाती निकालना है तो मध्यानुपाती का फार्मूला हमारा क्या होता है, b बराबर √AC। ठीक है, तो b क्या करना है, हमें फाइंड करना है। अंडर रूट के अंदर हमारे क्या हो गए, 6 × 54 हो गए। ठीक है, तो 6 के टुकड़े काटेंगे तो 3 × 2, और 54 के जब हम टुकड़े काटेंगे तो काट लेंगे, यहाँ 2 से काटेंगे तो 27, और 2 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 9, और फिर 3 से काटेंगे तो 3, और फिर 3 से काटेंगे तो 3, मतलब 2 × 3 × 3 × 3, ये हमारा अंडर रूट में चल रहा है। मतलब 2 बार 2 है, 1 2 बाहर आ गया, 2 बार 3 है, 1 3 बाहर हो गया, और 1 बार और 3 बाहर आ गया। क्या हो गया, 3 दूनी 6 त्रिक 18, क्या 3 दूनी 6 त्रिक 18, मतलब इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, मध्यानुपाती का फार्मूला याद रखना, मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5:5 समानुपात x अनुपात 45। तो हम क्या करेंगे, 5/5 समानुपात मतलब बराबर, अभी हमने आपको बताया था x/45। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर 45 × 5, x बराबर 45 × 5/5, 5 से 5 कट गया, यानी x का मान कितना आ गया, 45। कितना आ गया, 45, 45 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तृतीय अनुपाती बताना है। क्या करना है, तृतीय अनुपाती बताना है। ठीक है, तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे हम लोग, ये होता है 16 और 40 का हमें क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है। तो क्या होता है, ये होता है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती निकालेंगे तो 16/40 बराबर या समानुपात में 40/x। ठीक है, हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 16x = 40 × 40, x = 40 × 40/16। 16 से अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 धामा 40, 4 चौके 16, 4 धामा 40, मतलब x = 10 × 10 = 100। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यह व्यंजक है x⁻² + 2y + 3, कैसा व्यंजक है। तो ये क्या है, यहां पे x आ गया, यहां पे y आ गया, सजातीय और विजातीय दो होते हैं, सजातीय और विजातीय। तो ये क्या हो जाएगा, ये विजातीय हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो जाति के आ गए, एक x भी आ गया और एक y भी आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, विजातीय व्यंजक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विजातीय व्यंजक हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको?
आगे चलते हैं, ये क्या है 9y² प्लस 4y प्लस 8, ये कैसा है देखिए, यहां भी y यहां भी y, सजाती है, एक ही जाति के हो गए, ठीक है। क्या है समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं, जैसे हमने कोई कहा x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक पक्ष ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया, इसको लेफ्ट LHS, इसको RHS, ठीक है। तो कितने पक्ष हो जाएंगे, दो पक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है 3x² प्लस 5x माइनस 2, एक कैसा समीकरण है, इसकी जैसे समीकरण कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, समीकरण हम लोग ऐसा डिसाइड करेंगे जिसकी जितनी पावर उसको वैसा समीकरण, जैसे 2 की यहां पे x की पावर कितनी है 2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा, समझ में आया, ये द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x प्लस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 0, मतलब मैक्सिमम पावर कितनी चढ़ी है 3 चढ़ी है, तो त्रिघात हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ही पूछ लिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। अभी हमने आपको सवाल 3-4 बार सवाल लगवाया, हाफ बेस इंटू हाइट, क्या हाफ बेस इंटू हाइट, वहीं आपसे समबाहु त्रिभुज के बारे में पूछ लेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे साइड स्क्वायर, क्या होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। चलिए सवाल भी मिल गया समबाहु त्रिभुज पे, वही सॉल्व करते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। अगर उसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणे साइड स्क्वायर होता है ना, साइड क्या दिया है 10 दिया है, √3/4 गुणे 10 गुणे 10, 4 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, क्या आ गया 5 गुणे 5 यानी 25 √3, क्या आ गया 25 √3 कहां मिल रहा है बा में मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है, ठीक है। यदि किसी वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताएं। फार्मूला आपके पास है, क्या है πr², मतलब 22/7, पाई का मान होता है 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15, मतलब 154 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड साइड और साइड, मतलब साइड क्यूब या फिर ए क्यूब या साइड क्यूब। अगर उसने एक साइड को ए मान लिया है तो वो क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर वो साइड मान रखा है तो साइड क्यूब हो जाएगा, समझ में आ रहा है। आयत का प्रत्येक कोण होता है, आयत क्या होता है, आयत ये बन गया, आयत आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, मतलब सारे कोण समकोण होते हैं, क्या होते हैं, जैसे आयत है, वर्ग है, पैरेललोग्राम है, इन सबके क्या होते हैं सबके कोण 90-90 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ग 10 से 20 के बीच उच्च सीमा, मतलब उच्च 20 लास्ट है, उच्च सीमा ये हो गई, निम्न सीमा 10 हो गई। 30 और 40 के बीच मध्य बिंदु, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट गुणे फर्स्ट बाई 2, लास्ट क्या है यहां पे 40 और प्लस फर्स्ट क्या है 30/2 यानी 70/2 यानी 35, मिड क्या हो गया 35, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। और चलिए आगे देखते हैं और ख़त्म करते हैं आज हम लोग इसका एमसीक्यू, पवन सीरीज के एमसीक्यू आज हम लोग पूरी तरह से खत्म कर देंगे। कल से हम लोग इसमें अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय देखेंगे, फिर हम कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन देंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। क्या है हमारा कि आयत के चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल अनुपाती होता है। ये किसके अनुपाती होता है, तो एक प्रॉपर्टी है, ये वर्ग के बारंबारता के अनुपाती होता है। क्या होता है, वर्ग के बारंबारता के बराबर होता है या अनुपाती होता है, ठीक है। संचयी बारंबारता वक्र को
क्या कहते हैं? तो जो संचयी बारंबारता का वक्र है उसको तोरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी है, ये सब आपको याद वैसे ही कर लेनी है। सर्वांग समता के समान त्रिभुजों में होते हैं। सर्वांग समता क्या होते हैं? मतलब जिनकी समान भुजाएं होती हैं, मतलब सारे गुण उनके समान होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? सर्वांग समता बोलते हैं या सर्वांग सम बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृति जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? तो वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, ये पवन सीरीज के 85 क्वेश्चन थे जो एमसीक्यू में थे प्रीवियस ईयर, और कुछ उसमें नए बने थे, वो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम आपको अब लघु उत्तरीय करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, उसके बाद हम लोग राजन के अति लघु उत्तरीय करवाएंगे और लघु उत्तरीय करवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपको बढ़िया परसेंट लेके आना है तो आप हमसे जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। किसी भी चीज़ का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई भी कोर्स आपको नहीं बेचा जाएगा। 60 रुपये 80 रुपये ऐसा कोई कोर्स हमारे पास है नहीं, और हम बढ़िया कंटेंट, बढ़िया टीम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तैयारी आप करते रहें, 15 दिन आपके पास है, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और आप अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और बेल आइकन दबा के जाएं। धन्यवाद।